नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बायोमंत्र के YouTube चैनल पर। दोस्तों, प्लांट ब्रीडिंग की क्लास नंबर 8 में आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से टॉपिक है जिसका नाम है संकरण मतलब हाइब्रिडाइजेशन। इससे पहले हम 3 टॉपिक को कवर कर चुके हैं। पहला है ग्रामीण, दूसरा जनन द्रव्य और तीसरा है पादप पुनर्स्थापन। कंप्लीट तरीके से हमने इन सबको पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक इन सब की वीडियो नहीं देखी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहां से आप इन सभी की वीडियो देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज हम संकरण किसे कहते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा का पूरा ध्यान आपका बोर्ड के ऊपर होना चाहिए और सारी चीजें समझने की कोशिश करना चाहिए आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि संकरण हाइब्रिडाइजेशन किसे कहते हैं, तो 2 अलग अलग पादप जातियों में जब हम परागण की क्रिया के दौरान नई संतति या नया पादप का निर्माण होता है तो उस क्रिया को हम कहते हैं संकरण। 2 अलग अलग पादप जातियों में परागण के दौरान जो नई संतति बनती है उसे हम कहते हैं क्या, संकरण कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ध्यान से समझना। आगे हम बात करें, यहां पर देखिए ये जो संकरण है इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या है तो ध्यान रखना है, 2 अलग अलग जातियों में परागण से नई संतति का निर्माण होना या नई संतति प्राप्त होना, निर्माण होना क्या कहलाता है भाई, संकरण कहलाता है। ध्यान से सुनना, संकरण कहलाता है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखो फसल, अगर हम बात करें यहाँ पर सस्य सुधार की एक बहुत ही अच्छी, सबसे सस्ती, आधुनिक और वैज्ञानिक विधि है। कौन सी है, देखो सस्य सुधार की बहुत ही सस्ती, अच्छी और वैज्ञानिक और आधुनिक विधि है। कौन, संकरण। बहुत ही अच्छी विधि है तो ध्यान रखना है। यहां से यह सस्य सुधार की सबसे अच्छी आधुनिक व वैज्ञानिक विधि है। ध्यान से सुनना, वैज्ञानिक विधि है। ध्यान रखना है इसको। देखो काफी ज्यादा जो है इस विधि का प्रयोग हम करते हैं संकरण का पादप प्रजनन के अंतर्गत पौधों या फसलों के विकास में। ठीक है, फसलों में विकास करने के लिए हम उनके बीच में क्या करवाते हैं, संकरण करवाया जाता है, जिससे हमें नई संतान प्राप्त होती है, नए बीज प्राप्त होते हैं, नया पादप प्राप्त होता है। चलिए आगे बात करते हैं हम इसके बारे में। प्राचीन काल में हम, अगर आपसे पूछा जाए कि क्या प्राचीन काल में संकरण का प्रयोग होता था, तो जी हाँ, प्राचीन काल में भी संकरण का प्रयोग होता था, लेकिन इतने अच्छी तरीके से, इतने डेवलप फॉर्म में नहीं होता था। ठीक है, तो कब से होने लगा है, ये जो प्राचीन काल से नहीं हो रहा है, तो फिर इसका जो डेवलपिंग है, इसका जो विकास है वो कब से प्रचलन में है। तो ध्यान रखना है, इसका जो हम बात करें फसलों में सुधार करने के उद्देश्य से, फसलों में सुधार करने के उद्देश्य से इसका प्रयोग सन 1900 ईस्वी में मेंडल के ध्यान रखना है आपको, मेंडल के आनुवांशिकता के नियमों की पुनः खोज, आनुवांशिकता के नियमों की पुनः खोज के बाद से किया जाने लगा है। आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी है। देखो समझने की कोशिश करना कि फसलों में जो सुधार करने का मेन उद्देश्य है ना संकरण का, संकरण के द्वारा हम क्या करते हैं, फसलों में सुधार करते हैं, उसके गुणों में, उसके जो गुण होते हैं किस्म के अंदर, उसकी जो उपज क्षमता होती है उसमें, तो इसके गुणों में परिवर्तन किया जाता है ना, वो संकरण के दौरान किया जाता है, नई किस्म को बनाकर। तो इसका जो मेन उद्देश्य है ना वो है फसलों में सुधार करने का। ठीक है, अब इसका प्रयोग कब से होने लगा है भाई संकरण का, तो ध्यान रखना 1900 ईस्वी में मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों की पुनः खोज हुई थी और इसके बाद से संकरण का प्रयोग स्टार्ट हो गया आधुनिक तरीके से। चलिए आगे बात करते हैं, संकरण के मेन उद्देश्य क्या क्या है, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो संकरण के उद्देश्य की हम बात करें, तो उद्देश्य की हम देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। अब देखो ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं, या फिर संकरण के जो उद्देश्य हैं, या हम संकरण क्यों करवाते हैं, इसका क्या रीजन है, क्या उद्देश्य है इसका। ठीक है, तो सबसे पहले चीज ध्यान रखना है आपको, संकर बीज उत्पादन के लिए, संकर बीज
उत्पादन के लिए हमें संकरण करवाते हैं। क्या करवाते हैं? संकरण करवाते हैं। हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन, ध्यान रखना है आपको। दूसरी चीज, या फिर हम कह सकते हैं कि आनुवांशिक विविधता का उत्पादन करने के लिए, आनुवांशिक विविधता, किसी भी फसल के अंदर आनुवांशिक विविधता उत्पन्न करने के लिए भी हम क्या करवाते हैं? संकरण करवाते हैं। विविधता उत्पादन के लिए भी हम क्या करवाते हैं? संकरण करवाते हैं मेरे भाई, ठीक है। क्रिएशन ऑफ जेनेटिक वेरिएशन, क्रिएशन ऑफ जेनेटिक वेरिएशन, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो दो उद्देश्य है हमारे पास में संकरण करवाने के। अब बात करते हैं आगे इसके प्रकार कौन कौन से हैं। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात करें, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की हम बात करें, संकरण के प्रकार, संकरण के प्रकार, प्रकारों की बात करें तो इसके दो प्रकार हैं भाई। कितने प्रकार हैं? अरे दो प्रकार हैं, और दो प्रकार में सबसे पहला हम पढ़ते हैं, यहाँ पर दो वर्गों में इसको बांटा गया है, ठीक है। पहला प्रकार हमारे पास में आता है अंतर प्रभेदी संकरण। क्या आता है? अरे भाई अंतर प्रभेदी संकरण आता है। इधर देखो चुपचाप, ठीक है। अंतर प्रभेदी संकरण, अंतर प्रभेदी संकरण की बात हम कर रहे हैं। देखिए ध्यान से सुनना इधर, अंतर प्रभेदी संकरण क्या होता है? इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? इंटर वेराइटल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। ये भी लिख लो, इंटर वेराइटल हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, समझ में आ रही है क्या बात? देखो अंतर प्रभेदी संकरण किसे कहते हैं? ऐसे लिख लो, इसमें एक ही जाति की अनेक या विभिन्न किस्मों, विभिन्न लिख लो, विभिन्न किस्मों में संकरण करना, विभिन्न किस्मों में क्या करना? संकरण करना, अंतर प्रभेदी संकरण कहलाता है। तो ध्यान रखना है, एक ही जाति की विभिन्न किस्मों में संकरण करवाना है, क्या कहलाता है? अंतर प्रभेदी संकरण कहलाता है, ठीक है। आगे हम बात करें तो पादप प्रजनन में जो है सर्वाधिक उपयोग किया जाता है इस विधि का। तो यहां पे लिख लो, पादप प्रजनन में सर्वाधिक उपयोगी संकरण, ठीक है। इस प्रकार के संकरण का पादप प्रजनन में सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करें हम दूसरे टाइप की, तो दूसरा टाइप है हमारे पास में यहां पर आ जाता है दूरस्थ संकरण, दूरस्थ संकरण। क्या गया? अरे दूरस्थ संकरण, इसको हम लिख सकते हैं यहां पर डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन, डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन किसे कहते हैं? देखो इसके अंदर जो है दो अलग अलग पादप जातियों के बीच में क्या करवाया जाता है? संकरण करवाया जाता है। दो अलग अलग पादप जातियों के बीच में क्या करवाया जाता है? संकरण करवाया जाता है, ध्यान रखना है आपको। अब यहां पर लिख लेते हैं हम दो अलग अलग पादप प्रजातियों के बीच में, या प्रजातियों में, पादप प्रजातियों में संकरण करना क्या कहलाता है? दूरस्थ संकरण कहलाता है, ठीक है। अब बात करें यहां पर, देखो दो अलग अलग कौन कौन सी हो सकती है भाई? अरे दो अलग अलग कौन सी हो सकती है? ये दोनों की दोनों जो प्रजातियां हैं ये एक ही वंश या अलग अलग वंश की होगी ना, तब भी उसको हम क्या कहेंगे? अरे दूरस्थ संकरण कहेंगे। एक वंश या अलग अलग वंश की, ठीक है, एक जीन्स या अलग अलग जीन्स की होगी तब भी उसमें क्या होगा? दूरस्थ संकरण ही होगा, ध्यान रखना है आपको। तो ध्यान रखना है यहाँ पे क्या, एक वंश या अलग अलग वंश होने पर भी यह संकरण होता है, यह संकरण होता है। बात याद रह जाएगी रे? अरे लाडले बात याद रह जाएगी क्या? इसी को हम विस्तृत संकरण के नाम से भी जानते हैं भाई। अरे क्या जानते हैं? विस्तृत संकरण के नाम से भी जाना जाता है इसको। विस्तृत संकरण मतलब वाइड क्रॉस, क्या कहते हैं? अरे वाइड क्रॉस भी कहते हैं इसको, वाइड क्रॉस भी कहते हैं दूरस्थ संकरण को। अगर दूरस्थ संकरण ना है, विस्तृत संकरण है, तो भी कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद हम बात करते हैं संकरण की विधि, टेक्निक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। कौन कौन सी विधियां हैं संकरण करने की? तो हमें यहां पर ये बात ध्यान रखनी है आपको, संकरण की विधि की हम बात करते हैं। संकरण की विधि, संकरण की विधि हम बात करें, देखिए टेक्निक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन,
टेक्निक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इसकी हम बात करें तो देखो या इसके साथ साथ अगर आपके सामने क्वेश्चन दूसरी तरीके से आ जाए कि संकरण की विधि ना पूछ के वो पूछ ले कि संकरण कार्यक्रम की योजना किस तरीके से बना सकते हैं आप, संकरण कार्यक्रम की योजना किस प्रकार बना सकते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। लेकिन यहां लिख लेते हैं हम, या फिर संकरण कार्यक्रम की योजना, संकरण कार्यक्रम की योजना बनाना। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको, अरे प्लानिंग ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, समझ जाओगे, हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम, प्लानिंग ऑफ हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम, ये भी आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है। आगे बात करते हैं इसमें होता क्या है। देखो इसका जो मेन उद्देश्य है ना वो क्या है, इसका जो मेन उद्देश्य है वो क्या है। देखो इसका मेन उद्देश्य है किस्मों की विकास करना, किस्मों का क्या करना, किस्मों का विकास करना, किस्मों का विकास करना। अब देखो किस प्रकार की किस्म के अंदर कौन सा विकास करना है ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, ये निर्भर करता है प्रजनक के ऊपर। जैसे मैं हूं, अब मैं किसी भी फसल की किस्म में किस प्रकार के गुणों का आदान प्रदान करना चाहता हूं, तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे करना क्या है या इसके अंदर कौन से लक्षण में मुझे परिवर्तन करवाना है। तो ये प्रजनक के ऊपर डिपेंड करता है ये सारी चीजें। ठीक है, तो प्रजनक के ऊपर निर्भर करता है। तो ये सारी क्रियाएं जो है किसके ऊपर निर्भर करती है भाई, अरे प्रजनक के ऊपर निर्भर करती है। प्रजनक क्या चाहता है उसके बारे में, ठीक है, उसके अंतर्गत क्या सोचता है प्रजनक की मुझे किस तरीके का उसके अंदर परिवर्तन करवाना है। आगे बात सुनिए दोस्तों, हम बात करते हैं आगे संकरण की जो विधि है और इसके कार्यक्रम की जो योजना बनाई जाती है उसके अंदर कौन कौन से पॉइंट आते हैं। तो यहाँ पर हम मेजरली जो है 7 पॉइंटों की बात करने वाले हैं। ठीक है, और 7 पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट आएगा हमारे पास में, उसका नाम क्या है, जनकों का चयन करना। क्या है भाई, जनकों का चयन करना। सबसे पहले हम जो है जनकों का चयन करेंगे, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स करेंगे, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स करेंगे भाई। ठीक है, अब देखो लाड़ो इसके अंदर होगा क्या, जनकों के चयन में हम करेंगे क्या। देखो ये जो है ये प्रक्रिया ये प्रजनक के ऊपर डिपेंड करती है कि वो किस तरीके का जो है उसके अंदर संकरण करवाना चाहता है और किस तरीके की उसकी किस्म में वो परिवर्तन करना चाहता है, उसके लक्षणों में कौन सा परिवर्तन करना चाहता है। तो ये जनकों के ऊपर डिपेंड करता है पूरा का पूरा। तो संकरण का क्या उद्देश्य है उसके ऊपर निर्भर करता है। तो यहां हम लिख सकते हैं संकरण के उद्देश्य पर निर्भर करता है, संकरण के उद्देश्य पर निर्भर करता है। आगे हम बात करते हैं, देखिए दूसरे नंबर पे हम क्या करेंगे इस विधि में, अरे लाड़ा दूसरे नंबर पे हम क्या करेंगे, जनकों का मूल्यांकन करेंगे भाई। क्या करेंगे दोस्त, जनकों का मूल्यांकन करेंगे भाई। ठीक है, जनकों का मूल्यांकन मतलब देखो इवोल्यूशन ऑफ पेरेंट, इवोल्यूशन ऑफ पेरेंट्स। आगे बात सुन में, अब इसमें करना क्या है, हमें किसी क्षेत्र में एक या अधिक जनकों का विकास ना हो तो एक या अधिक जनकों का क्या ना हो, अरे किसी क्षेत्र में यदि एक या अधिक जनकों का विकास ना हो तो उन्हें क्या करते हैं, उन्हें उस क्षेत्र में 1-2 वर्षों तक, एक या अधिक वर्षों तक उस क्षेत्र में उगाना चाहिए। उस क्षेत्र में क्या करना चाहिए, अरे भाई उगाना चाहिए। देखो किसी क्षेत्र में एक या अधिक जनकों का विकास अगर ना हो तो उन्हें उस क्षेत्र में एक या अधिक वर्षों तक उसमें उगाना चाहिए। इसको हम कहते हैं जनकों का मूल्यांकन करना। तीसरे पॉइंट की हम बात करते हैं और इसका नाम है विपुंसन की क्रिया। कौन सी क्रिया मेरे दोस्त, अरे लाड़ा कौन सी क्रिया, विपुंसन की क्रिया, इमेस्कुलेशन की क्रिया। हम विपुंसन की क्रिया में क्या होता है, पराग कणों को परिपक्व होने से पहले ही निकाल लिया जाता है। क्या किया जाता है, पराग कणों के परिपक्व होने से पहले ही उनको निकाल लिया जाता है बिना स्त्री केसर को हानि पहुंचाए।
आगे बात समझ में। विपुंसन की क्रिया में क्या करते हैं, देखो लिख लो यहां पर, पराग कणों को परिपक्व होने से पहले स्त्री केसर को बिना हानि पहुंचाए पुष्प से निकाल लेना। आगे कह रहे बात समझ में। अरे विपुंसन इमैस्कुलेशन किसे कहते हैं, अरे पराग कणों को परिपक्व होने से पहले ही स्त्री केसर को बिना हानि पहुंचाए उनको निकाल लेना ही विपुंसन की क्रिया कहलाती है। जी हाँ, चलिए बात करते हैं 4 नंबर के पॉइंट की। और 4 नंबर का पॉइंट है थैली लगाना। क्या मेरे दोस्त, थैली लगाना। और थैली लगाना मतलब बेगिंग करना, ठीक है। आगे बात सुनना। अब थैली क्यों लगाते हैं, देखो सबसे पहली चीज तो पुष्प को पॉलीथीन में बंद कर देते हैं। पुष्प क्या करते हैं, पॉलीथीन में बंद कर देते हैं। ध्यान रखना है आपको, पुष्प को पॉलीथीन में बंद कर देते हैं। हम क्यों करते हैं भाई, अरे इसका कारण भी तो जानना चाहिए ना। अरे पुष्प को क्या करते हैं, पॉलीथीन में बंद कर देते हैं क्योंकि अवांछित पराग कणों से बचाने के लिए। क्यों भाई, अरे अवांछित परागण से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, अरे भाई बेगिंग करते हैं। क्या करते हैं, बेगिंग करते हैं, क्योंकि दूसरा कोई भी पराग कण जो है वहां पर नहीं आकर गिरे और वहां पर जो है परागण की क्रिया ना हो, जिससे हमारा जो किस्म हम तैयार कर रहे हैं वो बिगड़े ना, वो खराब ना हो। क्योंकि अगर मान लो दूसरा कोई भी परागकण वहां पर आ जाता है या किसी अन्य पादप के परागकण वहां पर आ जाते हैं तो वो हमारा जो किस्म होगा वो नहीं बनेगी, ठीक है, जिससे हमारी किस्म खराब हो जाएगी। नेक्स्ट 5वें नंबर पे बात करते हैं। 5वें नंबर पे आता है टैग लगाना। क्या लगाना दोस्त, अरे क्या लगाना, टैग लगाना। टैग लगाना मतलब टैगिंग करना, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको, टैग लगाना मतलब टैगिंग करना, ठीक है। अब देखो बात समझ में आ रही है आपको। देखो टैग लगाना मतलब, देखो विपुंसित जो पुष्प होते हैं उनमें एक कागज का क्या कर देते हैं, हम कागज का टैग बांध देते हैं, उसमें कागज का एक टुकड़ा बोर्ड बांध देते हैं और उस पर हम क्या करते हैं, देखो इसमें क्या किया जाता है, विपुंसित पुष्पों पर कागज का टैग लगा दिया जाता है। कागज का टैग लगा दिया जाता है। अब देखो कागज का टैग लगा दिया हमने, अब इसमें होगा क्या 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 हमें इस पर जो है ना, इस पर क्या करना है, इस पर कार्बन पेंसिल से हम कुछ जो बातें हैं, कुछ जो इसकी विशेषताएं हैं उनको हम क्या कर देते हैं, नोट कर देते हैं इस पर। देखो जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पर कि विपुंसन हमने कब किया है, इसके अंदर उसकी तिथि लिख दो, विपुंसन की तिथि लिख दो, विपुंसन की तिथि तारीख जो है उसकी क्या है। उसके बाद दूसरे नंबर पर बात करें तो परागण हमने कब करवाया, तो परागण की तिथि लिख दो, परागण की तिथि, ठीक है। और तीसरी चीज हम यहाँ पर लिखना पड़ेगा, हमें क्या लिखना पड़ेगा भाई, अरे तीसरी चीज यहाँ पर लिखना पड़ेगा नर व मादा जनकों के नाम। नर व मादा जनकों के नाम यहाँ पर लिख लो कि कौन कौन से हमने जो है नर व मादा पादप लिए हैं। 6 नंबर पे बात करें तो परागण की क्रिया, परागण करना मतलब पॉलिनेशन की हम बात कर रहे हैं। यहां से देखो पॉलिनेशन होता है तो नर जनक के जो परिपक्व पराग कण होते हैं उनको हम क्या कर देते हैं, वर्तिकाग्र पर डाल देते हैं। नर जनक के परिपक्व पराग कणों को वर्तिकाग्र पर डालना ही क्या कहलाता है, अरे वर्तिकाग्र पर डालना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। तो यहां से लिख लो नर जनक के परिपक्व पराग कणों को वर्तिकाग्र पर डालना, पराग कणों को वर्तिकाग्र पर डालना क्या कहलाता है, अरे क्या कहलाता है भाई, परागण कहलाता है। नेक्स्ट 7 पॉइंट की हम बात करें यहां से तो F1 बीजों को एकत्रित व भंडारण करना। F1 बीजों को एकत्रित व भंडारण करना,
ठीक है, आगे बात समझ में। चलिए F1 बीजों को एकत्रित और भंडारण किस तरीके से हम कर सकते हैं। देखो प्रत्येक संकरण के बाद में हमें बीज मिलते हैं, बीज प्राप्त होते हैं। संकरण जब हम करवाते हैं तो नया पादप मिलता है, नए पादप से हमें बीज मिलते हैं। तो उन बीजों को हम क्या करते थे, एक कागज के लिफाफे में रख देते हैं, कागज के लिफाफे में उनको बंद कर देते हैं। तो प्रत्येक संकरण से प्राप्त बीजों को कागज के लिफाफे में बंद कर देते हैं। ठीक है, अब इनका भंडारण लंबे समय तक करेंगे तो खराब हो जाएंगे। तो खराब होने से बचाने के लिए या इनके भंडारण के लिए हम क्या करेंगे, इनके अंदर कीटनाशी भी मिला देंगे। क्या मिला देंगे, अरे कीटनाशी का मिलाना, या मिला देंगे इसको, इसके अंदर कीटनाशी को मिला देते हैं, कीटनाशी को क्या कर देते हैं, इसके अंदर मिला देते हैं भंडारण के लिए। नेक्स्ट 8वां पॉइंट आएगा, और 8वें पॉइंट के अंदर हम बात करते हैं यहाँ पर। देखिए संकरण के द्वारा प्रजनन की विधियां कौन कौन सी है, संकरण के द्वारा प्रजनन की विधियां कौन कौन सी है, उन सभी की बात हम करेंगे यहाँ पर। देखिए संकरण के द्वारा प्रजनन की विधियां। देखिए संकरण के द्वारा प्रजनन की विधियां जो हैं 3 से 4 प्रकार की होती है। ये कितने प्रकार की होती है, मेथड्स ऑफ ब्रीडिंग हाइब्रिडाइजेशन। तो ध्यान रखना है यहाँ पर 4 विधियां होती है इसके अंदर, और 4 विधियां हम लिख लेते हैं यहाँ पर। देखिए सबसे पहली विधि है वंशावली विधि, और दूसरी विधि का नाम है यहाँ पर पूंज विधि, और तीसरी विधि का नाम है यहाँ पर प्रतीप संकरण, और चौथी विधि का नाम है बहुसंकरण। क्या नाम है, बहुसंकरण। और इस संकरण को हम जो है आगे जो पार्ट नंबर हमारा 9 आएगा उसके अंदर हम इन सभी विधियों को बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले वंशावली, पूंज, प्रतीप और बहुसंकरण। तो आगे आने वाले वीडियो को देखना बिल्कुल नहीं भूलना है आपको। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, और पास में बेल आइकन है उसको प्रेस कर लो, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो गाइस आज के लिए इतना ही, बाकी फिर से मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।